नमस्कार एस्पिरेंट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस एक्सप्लेनर को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसी शानदार 3D कार्टोग्राफिक जर्नी पर निकलने वाले हैं जहां हमारा पूरा फोकस होगा पूर्वोत्तर भारत यानी नॉर्थ ईस्ट इंडिया की पहाड़ियां और चोटियां। अरुणाचल की डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी से लेकर मेघालय के गारो, खासी, जयंतियां और मिजोरम के ब्लू माउंटेन तक हम हर एक चीज को डीकोड करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल, इन सबको बिना रटे, बिना कंफ्यूज हुए याद कैसे रखा जाए? तो ये रोने धोने और रट्टा मारने वाले पुराने तरीके यहीं छोड़ देते हैं। आज हम भारत के सबसे पूर्वी छोर से एक 3D एक्सपेडिशन शुरू करेंगे, एक ऐसी लॉजिकल और विजुअल जर्नी जिसके बाद ये नक्शे हमेशा के लिए दिमाग में छप जाएंगे। तो चलिए सीधे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपनी इस वर्चुअल 3D फ्लाइट को ले चलते हैं। हमारे सोर्स बताते हैं कि अरुणाचल प्रदेश मुख्य रूप से विशाल हिमालय का ही एक ईस्टर्न एक्सटेंशन है। यहाँ ऊपर से देखने पर एकदम साफ नजर आता है कि कैसे ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों ने, जैसे सुबनसिरी और दिहांग ने, इन पहाड़ियों को काटकर गहरी और एकदम दुर्गम घाटियां बना दी हैं। अब आते हैं एग्जामिनर्स के सबसे फेवरेट पैटर्न पर, जो बार बार रिपीट होता है, इन पहाड़ियों का वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व का सीक्वेंस। ध्यान दीजिएगा, डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी। ये सीक्वेंस सिर्फ नाम नहीं है, ये नीचे के घने ट्रॉपिकल जंगलों से शुरू होकर ऊपर हाई एल्टीट्यूड बर्फीले इलाकों तक का एक पूरा सफर है। एग्जाम हॉल के उस भारी प्रेशर में जब सारे नाम दिमाग में खिचड़ी बनने लगते हैं ना, तो इस सीक्वेंस को याद रखने की एक जबरदस्त फुल प्रूफ ट्रिक है। DMAM। जी हां, बिल्कुल वही, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और असिस्टेंट मैनेजर। D से डफला, M से मिरी, A से अबोर और M से मिश्मी। एकदम सिंपल है ना? चलिए अब अपने 3D मैप को थोड़ा साउथ की तरफ मेघालय पर जूम करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा जियोलॉजिकल प्लॉट ट्विस्ट हमारा इंतजार कर रहा है। अक्सर लगता है कि मेघालय हिमालय के बिल्कुल पड़ोस में बैठा है तो उसी का हिस्सा होगा, राइट? लेकिन नहीं, मेघालय का शिलोंग पठार असल में साउथ इंडिया के पुराने पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। मालदा फॉल्ट की वजह से ये मुख्य भूमि से अलग हो गया। लिटरली माइंड ब्लोइंग है ना? मेघालय की इन पहाड़ियों का भी अपना एक बहुत ही सेट पश्चिम से पूर्व का क्रम है, गारो, खासी और जयंतियां। इसके लिए तो किसी कॉम्प्लेक्स ट्रिक की जरूरत ही नहीं है, बस जीके याद रखना है। इंग्लिश अल्फाबेट की तरह एकदम सीधा और सटीक। यहाँ कुछ ऐसे हाई यील्ड वन लाइनर फैक्ट्स हैं जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिख ही जाते हैं। पहला, गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक। और दूसरा, जो और भी अमेजिंग है, खासी पहाड़ियों के ठीक दक्षिण में माउसिनराम और चिरापुंजी हैं। ये वो जगह हैं जहां दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जाती है। अच्छा, अब जरा एक एग्जाम मोमेंट को सिम्युलेट करते हैं। अगर हम अराकान युमा पर्वतमाला के एक्सटेंशन को दक्षिण की ओर ट्रेस करें तो एक बड़ा पॉपुलर सवाल सामने आता है, पटकाई बूम पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती हैं? ऑप्शंस में अक्सर चीन, भूटान, म्यांमार और नेपाल होते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इसका सही जवाब है म्यांमार। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बाउंड्री या नक्शे की लकीर नहीं है। सदियों से इस प्राकृतिक और घनी दीवार ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फ्लोरा और फौना को साउथ ईस्ट एशिया से बिल्कुल अलग रखा है। इसकी बायोलॉजिकल और हिस्टोरिकल अहमियत सच में बहुत गहरी है। अब अपने इस 3D मैप को इसी बॉर्डर के साथ थोड़ा और नीचे नागालैंड और मणिपुर की तरफ पैन करते हैं। नागा पहाड़ियों में एक चोटी है, सारामती चोटी। यहाँ की खास बात यह है कि इतनी ऊंचाई पर होने के कारण सर्दियों में यहाँ रेयर स्नोफॉल यानी दुर्लभ बर्फबारी होती है। और उसके ठीक नीचे मणिपुर में है हमारी मशहूर लोकटक झील। लोकटक झील के बारे में सोचते ही जो सबसे पहला विजुअल सामने आता है वो है फुमडी। ये बेसिकली तैरते हुए वनस्पतियों के अनूठे आइलैंड्स हैं और ये सिर्फ और सिर्फ इसी झील में मिलते हैं। एकदम किसी जादू जैसा लगता है, एक एब्सोल्यूट नेचुरल वंडर। चलिए अब थोड़ा और एक्सट्रीम साउथ चलते हैं। यहाँ एग्जामिनर्स का एक बहुत ही चालाक साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट होता है। सवाल आता है, ब्लू माउंटेन, जिसे फोंगपुई भी कहते हैं, वो किस राज्य में स्थित है? अब ब्लू माउंटेन नाम सुनते ही दिमाग तुरंत एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागने लगता है। और इसका सही जवाब है मिजोरम। अक्सर ब्लू माउंटेन सुनकर साउथ इंडिया के नीलगिरी वाले ऑप्शन पर टिक कर दिया जाता है। यही तो ट्रैप है, इस धोखे में बिल्कुल नहीं आना है। फोंगपुई यानी ब्लू माउंटेन मिजोरम की शान है और ये लुशाई पहाड़ियों का हिस्सा है। इस पूरे रीजन का एक और हाईली स्ट्रेटेजिक स्टेट है, त्रिपुरा। क्या ये पता था कि त्रिपुरा का 84% बॉर्डर इंटरनेशनल है? जी हां,
84%। ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, जो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन को बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना देता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ता है जब हम असम में लैंड करते हैं। असम ना पूरे पूर्वोत्तर का एक मेन कनेक्टिंग हब है, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि ये नक्शे के बीच में है। असम वो अकेला जियोलॉजिकल चौराहा है जहां विशाल और युवा हिमालय और प्राचीन प्रायद्वीपीय पठार की ताकतें आमने सामने आकर मिलती हैं। असम के इसी प्रायद्वीपीय विस्तार वाले हिस्से में 2 प्रमुख पहाड़ियां हैं। इन्हें याद रखने के लिए एक बहुत ही क्यूट और इफेक्टिव मेमोरी ट्रिक है। असम मिकिर रिंग पहनती है। मिकिर से मिकिर पहाड़ियां और रिंग से रेंगमा पहाड़ियां। बस लॉक हो गया। इस एक ट्रिक के बाद मिकिर और रेंगमा पहाड़ियों को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब असम के भूगोल में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है, वो है इस स्लाइड पर बरेल श्रेणी का रोल। ये रेंज सच में एक स्ट्रक्चरल ब्रिज या कह लीजिए एक जियोग्राफिकल पैडलॉक की तरह काम करती है। ये असम, नागालैंड और मणिपुर के अलग-अलग ब्लॉक्स को आपस में मजबूती से लॉक कर देती है। ये लीजिए एक अल्टीमेट हाई यील्ड समरी टेबल। इसका स्क्रीनशॉट लेकर दिमाग में बिल्कुल बुकमार्क कर लीजिए। गारो का नॉकरेक, नागा पहाड़ियों की सारामती चोटी और मिजोरम की लूशाई पहाड़ियों का फोंगपुई यानी अपना ब्लू माउंटेन। ये वो की फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्ट हिट करते हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए ये समझना जरूरी है कि भूगोल सिर्फ एग्जाम के लिए नक्शे और लाइनें रटने का नाम नहीं है। जब हम समझते हैं कि मेघालय की जमीन दक्षिण भारत का हिस्सा क्यों है, या पहाड़ों की वजह से बारिश के पैटर्न कैसे बदलते हैं, तब हम असल में पृथ्वी की कहानी को समझ रहे होते हैं। और यही गहरी समझ हमें विषय का असली मास्टर बनाती है। इसलिए आज के इस विजुअल सफर को हम एक छोटे से प्रोवोकेटिव सवाल के साथ यहीं रोकते हैं। इन प्राचीन जियोलॉजिकल ताकतों ने पूर्वोत्तर को तो आकार दे दिया, लेकिन जरा सोचिए, भारत की ज्योग्राफी में और कितने ऐसे छिपे हुए नक्शे और राज हैं जो अभी भी डिकोड होने का इंतजार कर रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।